प्रत्यक्ष प्रमाण में जो ज्ञान का लाभ होता है या प्राप्ति होती है उसका सीधा कनेक्शन, जैसे अभी मैंने बोला कि इंद्रियों के साथ है, विषय, इंद्रिय, मन और आत्मा। ठीक है। अनुमान में जिसकी ज्ञान की प्राप्ति हमें करनी है वो इंद्रियों के सामने नहीं होती। ठीक है। इसलिए उसकी ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए किसी अन्य की सहायता आपको लेनी पड़ती है। इसलिए अनुमान या उपमान को अपरोक्ष प्रमाण कहते हैं, परोक्ष, प्रत्यक्ष और परोक्ष। परोक्ष मतलब इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष जो है वो डायरेक्ट नॉलेज आपको दे रहा है। यहाँ अप्रत्यक्ष नॉलेज आपको आ रहा है लेकिन वो यथार्थी है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आप, जैसे आपको उदाहरण दिया गया है कि आप कहीं से जा रहे हो और आपको कहीं धुआं दिखाई दिया। ठीक है। तो धुआं दिखाई दिया तो इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं जहाँ धुआं दिखाई दिया तो वहाँ आग लगी हुई, करेक्ट। या फिर आप रास्ते से जा रहे हो और किसी घर के सामने बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं जिनके चेहरे डाउन है। इसका मतलब क्या है? घर में कुछ ना कुछ तो दुर्घटना हो गई। आपने खुद जाके देखा क्या उधर? या आपने वहाँ जाके देखा कि आग लगी है? नहीं। ये इनडायरेक्ट नॉलेज आपको हुआ। इनडायरेक्ट नॉलेज जो आपको हुआ, अप्रत्यक्ष ज्ञान जो आपको हुआ, किसकी सहायता से हुआ? आग का ज्ञान आपको धुएं से हुआ, धुएं की सहायता से हुआ ना, करेक्ट। तो इसीलिए उसको जो नॉलेज होना चाहिए, किसी न किसी की सहायता होना या लेना बहुत ज़रूरी होता है। डायरेक्ट नॉलेज आपको अग्नि का नहीं हो रहा है, अप्रत्यक्ष हो रहा है। ठीक है। और आप उसके आधार पर एक तर्क लगा रहे हो जो कि सही हो, इसको कहते हैं अनुमान। ठीक है। अब पहले पॉइंट में हम विदाउट स्ट्रोक थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करें। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि इट इज एन इनडायरेक्ट नॉलेज। ठीक है। अब इस इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष ज्ञान के लिए आपको किसी साधन की आवश्यकता होगी। उस साधन की सहायता से आप एक किसी विशिष्ट स्थान पर अपने ज्ञान को चेक कर रहे हो या ले रहे हो। ये टर्म्स आपको पहले आना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट है टर्मिनोलॉजी। इसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। तो पहला है कि आपको नॉलेज या ज्ञान प्राप्ति होनी चाहिए। जो ज्ञान आपको मिल रहा है अप्रत्यक्ष ज्ञान है, उसका नाम दे रहे हैं अनुमान। तो अनुमान क्या है? और अनुमान से मिलने वाला जो प्रमा होती है उसका नाम क्या है? अनुमान से मिलने वाली प्रमा जो होती है उसको कहते हैं अनुमिति। अनुमिति का जो साधन है उसको कहते हैं अनुमान। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? एक एक लिख लो। ये सारे टर्मिनोलॉजी आप अपने नोटबुक में उतारना। नोटबुक में 2 पार्ट या किसी अन्य पेज पे मैं उसके कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, वो भी क्लियर कर, तो आपको अनुमान समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है। तो पहली टर्म है अनुमिति। वो अनुमिति का श्लोक आपको आता है या आना चाहिए? अनुमिति क्या है? वो अनुमान का डेफिनेशन होता है। अनुमिति कर्णम अनुमानम। अनुमिति का जो साधन है उसे कहते हैं अनुमान। लेकिन अनुमिति क्या है वो आपको समझ में आना चाहिए। अनुमिति कर्णम अनुमानम, ये तो आपको पता चलेगा।
लेकिन अनुमिति क्या है ये आपको समझ में आना चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा कि डायरेक्टली श्लोक पे मत जाओ, उसके लिए कुछ पॉइंट समझना जरूरी है। अनुमिति अगर श्लोक पढ़ने जाओ तो सिंपल है, परामर्शजन्य ज्ञानम अनुमिति, लेकिन ये परामर्श समझने के लिए कुछ पॉइंट्स आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ये टर्म्स क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ एक ऐसे किसी अन्य पेज पे एक एक छोटा छोटा पॉइंट्स लिखो। ठीक है, आप किसी जंगल से जा रहे हो या किसी रास्ते से जा रहे हो और किसी एक विशिष्ट स्थान पर धुआं आपने देखा, किसी विशिष्ट स्थान, मान लो बिल्डिंग नंबर ए। ठीक है, बिल्डिंग नंबर ए, उस बिल्डिंग नंबर ए में आपने धुआं देखा। ठीक है, तो उस बिल्डिंग नंबर ए को कहते हैं पक्ष। ये लिख लो। पक्ष का अर्थ यह है कि जिस जगह पर आप अनुमान करना चाहते हो वह स्थान। ठीक है, ज्या जागी तुम्हाला अनुमान करायचं आहे त्या स्थानाला पक्ष असं म्हणतात। क्लियर? मतलब आप अभी बिल्डिंग नंबर ए में आग लगी है या नहीं है इसका अनुमान आप कर रहे हैं। ठीक है, तो बिल्डिंग नंबर ए हो गया पक्ष। क्लियर? समझ? आपने आग खुद देखी है? नहीं, वहां आपने क्या देखा था? करेक्ट, धुआं देखा था। संस्कृत में धूम, मराठी करेक्ट। तो उस धूम या धुएं या धूल को कहते हैं हेतु। ये साधन हो गया आपके लिए, लिख लो ये। यहाँ एक एक पॉइंट बारीकी से मैं जो बोल रहा हूँ वो कंपल्सरी लिखिए, अदरवाइज अनुमान कंफ्यूज हो गई है। तो धूम जो है वो आपके लिए हो गया साधन, जिसको कहते हैं हेतु। ठीक है, लेकिन इस धुएं का रिलेशन जो है इसके साथ होना चाहिए, अग्नि के साथ। आप अग्नि का अनुमान कर रहे हो, धुएं का अनुमान नहीं कर रहे हो। अग्नि, धुआं आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है और अग्नि आपके लिए प्रत्यक्ष नहीं है। करेक्ट? किसी अन्य जगह पर आग लगी हुई है इसका अनुमान आप कर रहे हो। इसको, अग्नि को कहते हैं साध्य। अग्नि को कहते हैं साध्य। और इन दोनों के रिलेशन को कहते हैं व्याप्ति। हेतु और साध्य के दोनों के रिलेशन को कहते हैं व्याप्ति। ये लिख लो। व्याप्ति इज इक्वल टू हेतु प्लस साध्य ब्रैकेट में रिलेशन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? व्याप्ति। व्याप्ति का मतलब हेतु और साध्य, इन दोनों का रिलेशन होना चाहिए। क्लियर? और ये रिलेशन आपको पहले कहीं ना कहीं तो देखना चाहिए और वो प्रूव होना चाहिए।
द रिलेशन शुड बी प्रूव। आप अभी रिलेशन बना रहे हो, ये यूजलेस है, ठीक है। इसका और इसका रिलेशन आपने कहीं और जगह देखा है, ठीक है। वो कहाँ देखा आपने? तो पुराने ज़माने के किचन में, जैसे जिस जगह चूल्हा होता है उसको आपके बुक में लिखा है महानस। महानस लिखा है ना शब्द उसमें, तो महानस मतलब पुराने ज़माने के किचन। वहाँ आपने इस धुएं और अग्नि का रिलेशन देखा है कि जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि है, ठीक है। उस महानस को क्या कहते हैं? सपक्ष। सपक्ष का मतलब ये है कि जहाँ पहले से ही हेतु और साध्य इन दोनों के रिलेशन प्रूव हो चुका है, जिसका मतलब व्याप्ति पहले से वहाँ प्रूव हो चुकी है, ऐसी जगह को कहते हैं सपक्ष, ठीक है। और इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट ये भी है कि ये दोनों ऐसी जगह पे नहीं होने चाहिए जहाँ वो होने की संभावना बिल्कुल नहीं है, जैसे कि पानी। अगर पानी में धुआं दिखाई दिया तो चलेगा क्या? नहीं, क्योंकि उसका 1-to-1 रिलेशन होना चाहिए। हेतु इसको छोड़ के कहीं और नहीं जाना चाहिए। अग्नि के साथ अगर इसका रिलेशन है तो केवल अग्नि के साथ ही होना चाहिए। ये धुआं जो है अग्नि को छोड़ के किसी अन्य वस्तु के साथ रहने लगा तो आपका अनुमान गलत हो जाए। एक उदाहरण के तौर पे देता हूँ कि अगर मान लो मनोज नाम का पेशेंट आपके पास आ गया और उसने कंप्लेंट किया कि सर मुझे फीवर है, ठीक है, तो क्या आप डायग्नोसिस कर सकते हो कि वो डेंगू ही है? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि फीवर डेंगू के साथ तो रहता ही है, लेकिन साथ साथ में अन्य किसी भी इंफेक्शन डिसीज के साथ भी रहता है, करेक्ट। यहाँ धुआं अगर है तो केवल अग्नि के साथ रहता है, किसी अन्य वस्तु के साथ रहता है क्या? पानी के साथ। अगर वो पानी के साथ रहता तो आप बोल सकते थे कि यहाँ धुआं अगर है तो आग भी है, पानी भी है, बोल सकते ना, तो अनुमान गलत हो सकता था। तो अनुमान के लिए जरूरी है कि हेतु एक साध्य के साथ रहना अनिवार्य। ये ब्रैकेट में लिखो, तभी यह व्याप्ति क्लियर कट हो जाएगी। समझ में आ गया? करेक्ट है ना? तभी यह व्याप्ति क्या हो जाएगी? एकदम क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण की मान लो शरीर, आपका जो सिर है आधा ही पार्ट बहुत ज़्यादा दुख रहा है, सीवियर थ्रॉबिंग पेन जिस प्रकार से बोलते हैं, उसको आप कौन सा डिसीज बोलते हो? माइग्रेन। यहाँ दुख रहा है, वहाँ दुख रहा है, ऐसे हो गया तो माइग्रेन होगा क्या? नहीं, क्योंकि आधा भाग जो है शरीर का वो दुखना इज अ पर्टिकुलर साइन ऑफ माइग्रेन। समझ में? 1-to-1 रिलेशन है। लेफ्ट साइड में चेस्ट पेन आ गया तो आप पहला डायग्नोसिस आपका क्या होता है? MI। आप थोड़ी बोलते हो कि उसको एपेंडिसाइटिस है, नहीं ना। 1-to-1 रिलेशन मैक्सिमम नहीं, यहाँ अनुमान में 100% होना चाहिए, ठीक है। और जहाँ ये बिल्कुल होने की संभावना नहीं है उसको कहते हैं विपक्ष। जहाँ ये कभी भी नहीं रह सकता, जहाँ ये कभी भी नहीं रह सकता, जैसे कि जलाशय। यहाँ आग रहने की संभावना बिल्कुल नहीं है,
जहाँ आग रहने की संभावना ही नहीं वहाँ धुआं कैसे रहेगा? करेक्ट, इसको कहते हैं विपक्ष। ठीक है, लेकिन आप जिस जगह पर अनुमान करना चाहते हो उस जगह पर वो साध्य और वो हेतु जिस वक्त आप अनुमान करना चाहते हो वो होने चाहिए। मतलब आप अभी जा रहे हो करंटली, तो करंट अनुमान आप कर रहे हो वर्तमानकालीन जिसको आप अनुमान बोलते हो, उसी वक्त वो धुआं होना चाहिए। कल धुआं था आज आग लग गई है ऐसा नहीं होता, जिस वक्त आग लगी है उसी वक्त वो धुआं उठना चाहिए। करेक्ट है कि नहीं? आपने आज धुआं देखा है और आप अनुमान लगा रहे हो कि नहीं 15 दिन पहले यहाँ आग लगी, ऐसा थोड़ी होता है। एक साथ उस वक्त रहना चाहिए। वो उस वक्त रहना जिस स्थान पर आप अनुमान कर रहे हो वो उस वक्त रहना अनिवार्य है हेतु और साध्य का, उसको कहते हैं पक्ष धर्मता। हेतु और साध्य का उस स्थान पे रहना जिस वक्त आप अनुमान कर रहे हो उसको कहते हैं पक्ष धर्मता। एक एक लिख लो। कुछ समझ में आ रहा है? फिर से अगेन रिपीट। पक्ष का मतलब क्या है? जिस स्थान पर आप अनुमान कर रहे हो या अभी करने जा रहे हो। ठीक है, एग्जाम्पल बिल्डिंग नंबर 1 जहाँ आपने धुआं देखा है। ठीक है, किसके आधार पर आप अनुमान करने जा रहे हो? धुएं के आधार पर। उस धुएं को क्या कहते हैं? हेतु। उसी को कहते हैं साधन। करेक्ट। किसका अनुमान करने जा रहे हो? अग्नि का। उसको क्या कहते हैं? साध्य। करेक्ट। लेकिन इस अनुमान करने के लिए जरूरी है हेतु और साध्य का रिलेशन होना। दोनों अगर रिलेशन है तो ही आप अनुमान कर सकते हो, और 1 to 1 रिलेशन। ठीक है, ये हेतु केवल एक ही साध्य के साथ रहना चाहिए। दैट इज द कंडीशन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? व्याप्ति। व्याप्ति लिख लिया आपने 1 to 1 रिलेशन करके। और ये पहले कहीं प्रूव होना चाहिए। करंटली आप प्रूव करने जाओ उसका यूजलेस है। वो पहले से कहीं ना कहीं तो प्रूव होना चाहिए। वो कहाँ प्रूव किया आपने? महानस। उसको कहते हैं सपक्ष, जहाँ पहले से ही आपने देखा है और सिद्ध हुआ है। ठीक है, और जहाँ ये नहीं है वहाँ ये भी नहीं हो सकता। ये जहाँ नहीं रह सकता, मतलब जहाँ अग्नि भी नहीं रह सकता वहाँ धुआं भी नहीं रह सकता। ये आपने कहाँ प्रूव किया? विपक्ष। क्योंकि वहां अग्नि बिल्कुल नहीं रह सकता। सरोवर में कभी आपने आग देखी है? नहीं। तो जहां आग नहीं है वहां बिल्कुल धुआं होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। उसको कहते हैं विपक्ष। ठीक है, लेकिन जिस जगह पर आप करंट के अनुमान करना चाहते हो उस जगह पर ये होना अनिवार्य है। उसको कहते हैं पक्ष धर्मता। क्लियर? लेकिन आप अनुमान करने के लिए केवल इसका आधार ले रहे हो। करेक्ट। इसके साथ साथ आपने क्या बनाया? इसका और इसका रिलेशन है। ठीक है, इसके आधार पर इसका रिलेशन है ये आपने मन में सोच लिया। इस सोचने को कहते हैं परामर्श। आपने धुआं देखा और आपने उसी वक्त थिंक किया कि इसका धुएं का अग्नि के साथ रिलेशन है। ठीक है कि नहीं? इसको क्या कहते हैं? परामर्श। और सोचने के बाद आपने देखा कि ये उस जगह पर है। दैट परामर्श कंटिन्यू, यानी उस पूरे प्रोसेस को कहते हैं परामर्श। उस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? परामर्श। परामर्श अर्थ क्या है कि पहले आपने धुआं देखा, बाद में आपने कहा, आपने क्या सोचा कि जहाँ धुआं होता है वहाँ अग्नि होता
करेक्ट। और आपने ये भी देखा कि बिल्डिंग नंबर ए में धुआं है, इसका मतलब बिल्डिंग नंबर ए में आग लगी हुई है। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? परामर्श। और परामर्श पूरा होने के बाद आपको अनुमान हुआ, हाँ यहाँ आग लगने का चांसेस है, इसलिए अनुमिति का नाम क्या है? परामर्श जन्य ज्ञानम अनुमिति। समझ में आया? तो परामर्श समझने के लिए इतने पॉइंट्स क्लियर करना जरूरी है। कुछ समझ में आ गया है? मेरे डाउट्स, कुछ डाउट्स है तो अभी पूछो। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा बाद में मिस की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। पहले ये क्या है? पक्ष मतलब स्थान, लेकिन कौन सा स्थान? आप अभी अनुमान करने वाले हो, ठीक है। हेतु का मतलब साधन, जिसके द्वारा आप अनुमान कर रहे हो। किसका अनुमान करने जा रहे हो? अग्नि का, करेक्ट। उसी को क्या कहते हैं? साध्य। और इन दोनों के रिलेशन को हेतु साध्यो हो अविनाभाव संबंध व्याप्ति। अब समझ में आया? उस व्याख्या का मतलब हेतु और साध्य का अविनाभाव संबंध, अविनाभाव मतलब अटूट संबंध, 1-to-1 रिलेशन, उसको कहते हैं व्याप्ति, ठीक है। और ये व्याप्ति आपने पहले कहीं देखी है और वो प्रूवन है, उसको कहते हैं सपक। और इन दोनों की व्याप्ति बिल्कुल जहां हो नहीं सकती उसको कहते हैं विपक्ष। और करंटली ये दोनों जिस जगह पर है उसको कहते हैं पक्षधर्मता। स्पेशली साध्य उसमें रहना चाहिए उस वक्त, जिस वक्त आप अनुमान करना चाहते हो, ठीक है। क्लियर? ओके, कंसेप्ट क्लियर हो गया, एक एक टर्म्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब श्लोक की तरफ जाएं, क्योंकि ये सारे श्लोक आपको पेपर में लिखने पड़ते हैं, ठीक है। एक एक पॉइंट अगर आप श्लोक लिखोगे, उसके बाद वो जो मैंने आपको बताया है सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको आराम से मार्क्स मिल जाए। तो पहला अनुमान का डेफिनेशन, एक एक लाइन का श्लोक है वो लिखिए। अनुमान किसे कहते हैं? अनुमितिकरणम अनुमान। उसका मीनिंग अभी मत लिखो, एक के नीचे एक उसका डेफिनेशन आपको आना है। व्हाट इज अनुमिति? अनुमिति का डेफिनेशन लिखो। परामर्श जन्य ज्ञानम अनुमिति। परामर्श जन्य ज्ञानम अनुमिति। लिख लो, जल्दी से नहीं मिलेगा वो, आपको लिखना ही पड़ेगा। सारा का सारा अगर एक साथ बुक में होता तो मैं क्यों ना। परामर्श जन्य ज्ञानम अनुमिति। व्हाट इज परामर्श? लोक के लैंग्वेज में आना चाहिए, लिख लो। व्याप्ति विशिष्ट, व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञानम परामर्शः। व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञानम परामर्शः। इसमें दो टर्म आ गए, पहला है व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता। तो पक्षधर्मता का अर्थ क्या है? हेतोः पक्षे वृत्तित्वं पक्षधर्मतः, सॉरी पक्षधर्मता। हेतोः
हेतु का पक्ष के ऊपर रहना, इसको कहते हैं पक्षधर्मता। हेतोः पक्षे वृत्तित्वम, वृत्तित्वम मतलब रहना। हेतोः हेतु का, पक्षे मतलब पक्ष के ऊपर, वृत्तित्वम रहना, इसे कहते हैं पक्षधर्मता। और व्याप्ति क्या है? उसके दो श्लोक लिख लो, व्याप्ति के दो श्लोक लिख लो। पहला है हेतु साध्ययोगो, हेतु साध्ययोगो अविनाभाव संबंधः व्याप्ति या व्याप्ति। हेतु साध्ययोगो अविनाभाव संबंधः व्याप्ति। दूसरा श्लोक यत्र यत्र धूम, यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वह्नि इति साहचर्य नियमो, यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वह्नि इति साहचर्य नियमो। साहचर्य मतलब वन टू वन रिलेशन, इनसेपरेबल रिलेशन इज कॉल्ड एज अ साहचर्य, कमेंसरिज्म जिसको हम कहते हैं। साहचर्य नियमो व्याप्ति। तो पक्ष धर्मता का मतलब पक्ष के ऊपर रहेगा। व्हाट इज पक्ष? लिख लो। पक्ष का मतलब संदिग्ध साध्यवान पक्षः, जहां साध्य भी संदिग्ध अवस्था में है उस स्थान को कहते हैं पक्ष। संदिग्ध साध्यवान पक्षः। और व्याप्ति पहले प्रूव होना चाहिए, वो कहाँ होना चाहिए? सपक्ष में। तो सपक्ष का डेफिनेशन निश्चित साध्यवान सपक्षः। निश्चित साध्यवान सपक्षः। करेक्ट? लेकिन इतना जरूरी नहीं, जरूरी ये भी है कि ये जो अग्नि है, सॉरी धूम है, वो बिना अग्नि के नहीं होना चाहिए। कहाँ? जहाँ अग्नि रहने की बिल्कुल संभावना नहीं, उस स्थान को कहते हैं विपक्ष। तो विपक्ष का मतलब निश्चित साध्य अभाववान, निश्चित साध्य अभाववान विपक्षः महाविरुद्धः, मतलब सरोवर जलाशय। निश्चित साध्य अभाववान विपक्षः। तो हेतु किसे कहते हैं? साधन। चलो ये तीन शब्द आप ढूंढ लो। हेतु का श्लोक, साध्य का श्लोक, और इसके रेफरेंसेस। श्लोक का रेफरेंस तो तर्क संग्रह, लेकिन अनुमान के आयुर्वेद में उदाहरण कहाँ है? चरक मीमांसा। ठीक है, चरक मीमांसा कौन सा चैप्टर?
मगाशी सांगितलं तुम्ही शोधायचं काम तुमचं. अनुमान के जो उदाहरण है आयुर्वेद में वो कौन कौन से हैं वो आपको ढूंढ के उसका लिस्ट बनाना है, वो कंपल्सरी है. ठीक है, वो बना के रख दो. और उसमें हेतु कौन सा है, साध्य कौन सा है, पक्ष कौन सा है, ये आपको ढूंढना पड़ेगा. ठीक है, जैसे मैथ्स में आप प्रैक्टिस करते हो ना, वैसे ये प्रैक्टिस करो, तब तक नहीं आ जाए. तो आज यहाँ एक पॉइंट स्टॉप करेंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप जाएंगे. एक साथ सब कुछ बोल दिया तो कुछ नहीं होगा, अपचन अजीर्ण हो जाएगा, इंडाइजेशन हो जाएगा. तो ये पहले डाइजेस्ट कर लो, इसके ऊपर आप पढ़ो, श्लोक वगैरह करो. श्लोक बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा श्लोक करते हो तो और भी अच्छा हो जाएगा. लेकिन सारे के सारे उदाहरण जो है वो आप चरक विमान स्थान से ढूंढो, एनलिस्ट करो, अपने बुक में लिखो, बुक में. अदरवाइज जैसे कुछ लोगों ने, अभी मैंने श्लोक बोला है, शायद कुछ लोगों ने लिखा है, मैक्सिमम लोगों ने लिखा है, मैक्सिमम कुछ 2-4 लोगों ने अपने बुक में टिक मार्क किया है. ठीक है, वो हर साल की परंपरा होती है. लेकिन एंड में ऐसा ना हो जाए कि चोपड़ी में सब कुछ है, खोपड़ी में कुछ भी नहीं. इसलिए आपके बुक में होना चाहिए. ठीक है.